हाँ जी। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपने गुहिल वंश की राणा शाखा पढ़ रहे थे और उसके अंदर अपने राणा लाखा जो है वो कंप्लीट पढ़ चुके थे। तो अब आगे हेडिंग डाल लीजिए आप, राणा मोकल। लाखा के बाद में जो मेवाड़ के अगले राणा बने थे वो कौन थे? राणा मोकल। और इस राणा मोकल का जो शासनकाल है वो है 1421 से 1433 तक। थोड़ी सी हम इस मोकल के बारे में सामान्य परिचय लिख लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सामान्य परिचय। और इनके सामान्य परिचय के अंदर आप पहला पॉइंट डाल लीजिए पिता। तो इनके जो पिता थे वो थे राणा लाखा। अब पिता राणा लाखा है तो माता का नाम आप सबको पता है। तो माता कौन थी इनकी? हंसाबाई। अब देखो, जब राणा लाखा की मृत्यु हुई तब मोकल छोटा बच्चा ही था। अब भाई बात तो ये हो रखी थी कि राणा लाखा की मृत्यु के बाद में जो अगला मेवाड़ का राजा बनेगा वो हंसाबाई का बेटा बनेगा, यानी मोकल बनेगा। पर अब यूं हंसाबाई को डर लगने लगा कि भाई जब अपनी शादी हो रही थी तब तो क्या पता चुंडा ने यूं लोगों के बीच में कह दिया होगा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, पर अब बनना चाहता हूं। भाई राज छोड़ना आसान बात थोड़ी है। और पहले होते भी थे, भाई भाई को मार देता था, बेटा बाप को मार देता था। तो हंसाबाई को लगा कि यार कल को चुंडा मोकल को मार के राजा बने, उससे अच्छा अभी बन जाए। तो हंसाबाई चुंडा के पास में जाती है और जाकर के कहती है कि चुंडा जी बताइए आप हमें मेवाड़ का कौन सा गांव दे रहे हो। तो चुंडा ने कहा माता जी आपका दिमाग खराब है, गांव तो मुझे मिला हुआ है सलूम्बर, मैं जाके बैठूंगा सलूम्बर के अंदर। आप तो मेवाड़ के राजा की मम्मी हो, आप तो मोकल की मम्मी हो, आप तो राजमाता हो और आप चित्तौड़ में राज करोगी, तो आपको क्यों कहीं पर जाने की जरूरत है। तो हंसाबाई ने कहा छोड़ो भी, जो बातें हो गई सो हो गई। उस समय आपने यूं भावनाओं के अंदर आकर के कह दिया होगा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, पर कल को आप मेरे बेटे मोकल को मार के राजा बनो, उससे अच्छा आप अभी बन जाओ। मुझे नहीं चाहिए मेरे बेटे का राज, मुझे मेरे बेटे की जिंदगी चाहिए। जान है तो जान है। तो चुंडा ने कहा इसका मतलब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं। तो हंसाबाई ने कहा देखो जी बात विश्वास की नहीं, पर दुनिया में ऐसा ही होता है, बेटा बाप को मार देता है और बेटा भाई भाई को मार देता है। तो चुन्ना ने कहा कि आपको तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं, मेरे पास में ये अधिकार है कि मैं मेवाड़ के राणा का क्या करूंगा, राज तिलक करूंगा। तो आप कहते हो तो मैं मोकल का अभी राज तिलक कर देता हूँ। तो चुंडा मोकल को बुलाता है, बिठाता है और राज तिलक कर देता है। और चुंडा कहता है कि मोकल अभी छोटा बच्चा ही है, इसको नहीं आता कि किस प्रकार से शासन संभालना है, इसको नहीं आता कि किस प्रकार से नमस्ते करना है, इसको नहीं आता कि सामंतों के साथ में कैसा व्यवहार करना है, इसको नहीं आता कि किसी दूसरी रियासत के राजाओं के साथ में कैसे बात करनी है। इसलिए मैं इसका बनूंगा गार्जियन, यानी संरक्षक बनूंगा और मैं इसे जो है ये सारी चीजें सिखाऊंगा। तो आप लिख लीजिए संरक्षक। कौन बना था संरक्षक? चुंडा। अब भाई चुंडा मोकल का संरक्षक बना हुआ है और वो मोकल को बताता है कि कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे सामंतों के साथ में बातें करनी है, कैसे किसी दूसरी रियासत के राजाओं के साथ में बातें करनी है। पर ये हंसाबाई को यूं बड़ा बुरा लगने लगा और हंसाबाई ने चुंडा को बुलाया और कहा कि क्या आप पूरे दिन यूं बच्चे को परेशान करते रहते हो, कभी कहते हो उधर बैठ, कभी कहते हो इधर बैठ, कभी कहते हो ऐसा मत कर, कभी कहते हो वैसा मत कर। और यदि आपके यूं इतना ही राज करने का चाव चढ़ा है तो खुद ही राजा बन जाओ ना। तो चुन्ना ने कहा इसका मतलब आपको अभी तक मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं राजा बनना चाहता हूं। तो हंसाबाई ने कहा आप यूं कब का विक्टिम कार्ड खेल रहे हो कि विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है।
तो मैं कहती हूँ कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। तो चुंडा ने कहा कि यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर रहकर क्या करूंगा। तो चुंडा चला जाता है अपने मालवा। कहां पर? मालवा। और उन दिनों जो मालवा का राजा था उसका नाम था होशंग शाह। क्या नाम था? होशंग शाह। अब चुंडा होशंग शाह के पास में गया और कहा कि भाई मैं मेवाड़ का राजकुमार चुंडा हूं और मुझे काम की जरूरत है। और जो व्यक्ति अपने काम के अंदर परफेक्ट होता है उसको हर कोई व्यक्ति अपने काम पर रख लेता है। तो अहमद शाह ने कहा, होशंग शाह ने कहा कि आपको तो इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, आप तो कल से काम पर आ जाना। तो हंसाबाई के विश्वास के कारण चुंडा कहाँ चला गया था? मालवा। तो लिखो आप कि हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मालवा के होशंग शाह के पास चला गया। अब जब चुंडा मालवा चला गया तब हंसाबाई को लगा कि यार मुकल है तो अभी छोटा बच्चा, इसको नहीं आता कैसे शासन संभालना है, इसको नहीं आता कैसे सामंतों के साथ में व्यवहार करना है, इसको नहीं आता किसी दूसरी रियासत के राजाओं के साथ में कैसे बात करनी है। पर क्या पता कल को यहाँ का सामंत इसको मार दे और खुद राजा बन जाए। तो अब क्या किया जाए, ये तो समस्या है ना। तो देखो, कल मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ का एक राजा है जिसका नाम है राव चुंडा, और इसी राव चुंडा की जो बेटी थी उसका नाम था हंसाबाई। और इस राव चुंडा का एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था रणमल। क्या नाम था? रणमल। अब देखो, राजाओं के राज में अगला राजा कौन बनेगा ये इस बात पर भी डिसाइड होता था कि किस रानी की राजा के साथ में ठीक बनती है। यदि किसी रानी की राजा के साथ में ठीक बनती तो वो अपने बेटे को राजा बनवा दिया करती थी। तो इस राव चुंडा ने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा न बना करके अपने छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया था। किसको राजा बना दिया? कान्हा को। इसका मतलब कान्हा की माँ की राव चुंडा के साथ में ठीक बनती है। तो हंसाबाई को लगा कि यार इधर अपना भाई बेरोजगार बैठा है। तो हंसाबाई ने चुंडा को मैसेज किया और कहा कि देखो भैया, आपके उधर तो वैकेंसी आई हुई नहीं है, हमारे इधर 4 दिन बाद में पेपर है, आपकी तैयारी ठीक है, आप आ जाओ, 4 दिन के अंदर मैं आपकी मैराथन क्लास लगवा दूंगी ताकि आप यहाँ पर क्या हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे। तो इस वापस जो चुंडा का संरक्षक बनाया गया था मोकल का, वो बनाया गया था रणमल को। मोकल का वापस संरक्षक किसे बनाया गया था? रणमल। और ब्रैकेट में लिख दो कि ये जो रणमल था ये हंसाबाई का भाई था। ठीक है। अब भाई रणमल मेवाड़ के अंदर आकर के रहने लग गया। कुछ समय रणमल मोकल के पास में रहा तो मोकल सब कुछ सीख गया। तो मोकल ने रणमल को कहा कि मामा जी डन, सब कुछ आता है मुझे, अब मैं सब कुछ सीख गया हूं, अब आप यहाँ से जा सकते हो। तो रणमल हंसाबाई के पास में आया और आकर के कहा कि दीदी डन, सब कुछ सिखा दिया है मैंने मोकल को, और यूं मोकल को पूरी तरह ट्रेंड कर दिया है, तो अब मैं जाऊं? तो हंसाबाई ने कहा हाँ भाई थैंक यू, तूने हमारा काम आसान कर दिया, वरना हमारे यहाँ पर शासन कौन संभालता, अब तू जा सकता है। पर अब रणमल रोया हंसाबाई के आगे ढा ढा करके और कहा कि पर दीदी अब मैं जाऊं कहाँ,
मारवाड़ क्या है वहां पर? राजा मैं बनना चाहिए था, क्योंकि बड़ा बेटा कौन था? मैं। पर पिताजी मुझे ना बना करके किसको बना गए? कान्हा को। अब ये कान्हा भी इधर मर गया था। कान्हा के बाद में यहाँ का एक नया राजा बना हुआ था, उसका नाम था सत्ता। यानी अब मारवाड़ की सत्ता किसके पास में है? राव सत्ता के पास में। तो मेरा क्या है वहां पर? मैं क्यों जाऊं मारवाड़? तो हंसाबाई ने कहा, देख भाई, पीहर का मामले में तुम्हें क्या इंटरफेयर कर सकती हूँ? पिताजी को जिसको बनाना था वो बना के चले गए। तो रणमल ने कहा, तू वहां तो कुछ नहीं कर सकती, पर मेवाड़ में तो तेरी चलती है। तो हंसाबाई ने कहा, है ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफकोर्स मेरी चलती है, मेरा बेटा मेवाड़ का राजा है, मैं राजमाता हूँ, पूरे मेवाड़ में मेरी चलती है। तो रणमल ने कहा, तू तो एक काम कर, इस जो मेवाड़ की सेना है उसको मेरे साथ में भेज दे, फिर मैं देख लूंगा कि मारवाड़ पर किस प्रकार से कब्जा करना है। तो हंसाबाई ने कहा, देख भाई, तूने हमारे लिए इतना काम किया, तो मैं सेना तो तेरे साथ में भेज ही सकती हूँ। तो रणमल मेवाड़ से सेना लेकर के आता है मारवाड़, और मारवाड़ पर आक्रमण करके इस सत्ता को उठा देता है, और मारवाड़ की सत्ता पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तो पीछे आपके RS प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि राव चुंडा के बाद में मारवाड़ का नया राजा कौन बना था? तो आपके राव चुंडा के बाद में कान्हा बना था, कान्हा के बाद में सत्ता बना था, और सत्ता के बाद में जो है वो आपका रणमल बना था। तो यदि आपसे इस प्रकार से भी पूछ ले कि चुंडा कान्हा पहले कौन बना था, तो ये आपको इस क्रम में भी ध्यान रखना है। उसके बाद में सत्ता, और सत्ता के बाद में जो बना था वो बना था आपके रणमल। ये बात मैंने इसलिए आपको बता दी कि जब मैं आपको मारवाड़ का इतिहास पढ़ाऊंगा तब आपको वहां पर एक ही बात लिखवानी होगी कि थोड़े समय पश्चात मेवाड़ की सेना की सहायता से रणमल ने मारवाड़ पर वापस अधिकार कर लिया। तो वहां पर आपको ये सारी चीजें समझानी नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपकी आधी चीज कवर हो रही थी तो यहीं पर बता दिया, आप याद रख लेना इस चीज को। तो अब भाई इधर मेवाड़ का राजा कौन बना हुआ है? हंसाबाई का बेटा मोकल। इधर मारवाड़ का राजा कौन बन गया? हंसाबाई का भाई रणमल। तो अब हंसाबाई को यूं तसल्ली हो गई कि यार ठीक है, इन दो रियासतों के बीच में तो युद्ध नहीं होने, क्योंकि अपने घर के ही राजा बने हुए हैं। तो इस समय मोकल के समय जो नागौर का जो राजा था उसका नाम था फिरोज खान। और फिरोज खान को लगा कि यार अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, तो अपने साम्राज्य का विस्तार किसकी तरफ करते हैं? मेवाड़ की तरफ, यानी हम मेवाड़ पर कब्जा करते हैं। इधर मोकल को लगा कि यार अपने भी साम्राज्य का विस्तार करते हैं, तो अपने साम्राज्य का विस्तार किधर करते हैं? तो मोकल ने सोचा अपने नागौर पर अधिकार करते हैं। तो इन फिरोज खां और मोकल के बीच में युद्ध होता है भीलवाड़ा के अंदर, एक जगह पड़ती है रामपुरा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, रामपुरा का युद्ध, बैटल ऑफ रामपुरा। कहां पर पड़ती है? भीलवाड़ा के अंदर। और ये जो युद्ध होता है ये 1428 के अंदर होता है। कब होता है? 1428 के अंदर। किस किस के बीच में? मोकल वर्सेस फिरोज खान। और फिरोज खान कहाँ का राजा है? नागौर। और इस युद्ध के अंदर यूं मोकल ने भयंकर पीटा फिरोज खान को। तो यानी युद्ध का परिणाम क्या निकला कि मोकल की क्या हुई? विजय हुई। अब देखो आगे, इस मोकल के समय जो गुजरात का जो राजा था उसका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह ने भी सोचा कि यार अपने साम्राज्य का विस्तार करते और अपने मेवाड़ पर आक्रमण करते। तो 1433 के अंदर अहमद शाह ने आक्रमण कर दिया मेवाड़ पर। कहां का राजा है अहमद शाह? आपके गुजरात का। जब यह बात मोकल को पता चली कि अहमद शाह अपने ऊपर क्या करने आ रहा है, आक्रमण करने आ रहा है, तो मोकल ने कहा अपने सामने ही चलते भाई, वो अगला राजधानी तक आने का कष्ट करे, उससे अच्छा अपने सामने ही चलते। तो मोकल आ जाता है अपने राजसमंद जिले के अंदर, एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है झीलवाड़ा। कहां पर? राजसमंद के अंदर।
अब इस राजसमंद जिले के अंदर झीलवाड़ा नामक स्थान पर एक तरफ इधर मोकल की सेना बैठी है और एक तरफ इधर किसकी सेना बैठी है, अहमद शाह की। और कल जो है वो इन दोनों के बीच में झीलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध होना है। तो रात को मोकल अपने कैंप के अंदर बैठा बैठा सोच रहा है कि कल किस प्रकार से युद्ध लड़ना है, कौन कौन से सेनापति अपने को चाहिए, कितने हाथी चाहिए, कितने घोड़े चाहिए। तो कुल मिला के वो अपने युद्ध की क्या कर रहा है, रणनीति तैयार कर रहा है। इस समय मोकल के 3 सेनापति मोकल से नाराज हो रखे थे, जिनमें से एक का नाम था चाचा, बंदे का नाम है चाचा, चाचा नहीं था। दूसरे बंदे का नाम था मोकल, अरे सॉरी मेरा, और तीसरे बंदे का नाम था महपा पवार। और इन तीनों की थोड़े दिन पहले मोकल के साथ में किसी बात को लेकर के अनबन हो रखी थी। ये उस दिन तो चुप हो गए थे, कुछ ही नहीं बोले थे, पर इनके मन में था कि यार उस दिन मोकल ने हमारी बेइज्जती की थी और हमें इसका बदला लेना है। तो इनको लगा कि यार आज अच्छा मौका है, मोकल राजधानी से बाहर है, उसको हम यहाँ पर मार सकते हैं और मार करके जल्दी से भाग भी सकते हैं। तो रात को ये तीनों मोकल के कैंप में जाते हैं और मोकल को क्या कर देते हैं, मार देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं मालवा की तरफ। मालवा के अंदर उन दिन जंगल तो थे ही, तो ये मालवा के जंगलों की तरफ भाग जाते हैं मोकल को मार करके। अब भाई मोकल की सेना को लगा कि यार मोकल को तो मार दिया, पर अहमद शाह तो आया हुआ है युद्ध करने के लिए, तो अहमद शाह का सामना कौन करेगा। तो इस मोकल की एक रानी थी जिसका नाम था कमलावती। क्या नाम था, कमलावती। वो इस अहमद शाह का सामना करती है, इस अहमद शाह को हराती है और वापस कहां भगा देती है, गुजरात। तो आप लिखो कि 1433 ईस्वी में गुजरात के राजा अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय चाचा मेरा व महपा पवार ने झीलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की हत्या कर दी थी। अंत मोकल की रानी कमलावती ने अहमद शाह का सामना किया था। अब भाई ये तो हो गई मोकल की पॉलिटिकल बातें कि भाई मोकल ने कौन कौन से युद्ध किए थे और मोकल का कौन कौन संरक्षक बना था। अब लिखो मोकल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ मोकल, कि मोकल ने संस्कृति के अंदर कौन कौन से योगदान दिए थे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सांस्कृतिक उपलब्धियां। किसकी, मोकल की। सबसे पहले देखो चित्तौड़ गुहिलों की राजधानी, इस चित्तौड़ पर किसी समय परमारों ने कब्जा कर लिया था। इधर चित्तौड़ के मालवा की एक तरफ सीमा लगती और उन दिनों मालवा के अंदर जिस वंश का शासन था उस वंश का नाम था परमार। उन परमारों ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया
और इस परमार वंश के अंदर एक राजा हुए जिनका नाम है भोज परमार। क्या नाम था? भोज परमार। ये वही भोज परमार है जिसके बारे में आप कहावत कहते हो कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस भोज परमार ने किसी समय दक्षिण भारत के दो राजाओं को हराया था। एक राजा का नाम था गांगे, एक राजा का नाम था तेलप। और ये उन्हें जब यूं इसके जी में आती तब जाकर के हरा दिया करता था। तो लोगों ने कहावत जोड़ी कि कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गांगे तेलप। तो अपने वालों ने गांगे का तो कर दिया गंगू और तेलप का कर दिया तेली। इसलिए आज अपने कहावत कहते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वरना एक्चुअल के अंदर वो कहावत ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगे तेलप। तो इस भोज परमार की एक उपाधि थी जिसका नाम था त्रिभुवन नारायण। क्या नाम था? त्रिभुवन नारायण। और ये अपनी उपाधि के नाम पर चित्तौड़ के अंदर एक भगवान शिव का मंदिर बनवाता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा? त्रिभुवन नारायण मंदिर। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कालांतर के अंदर मोकल इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है और मंदिर का नाम था समिधेश्वर मंदिर। आजकल इसे मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि जिन नामों के पीछे शोर लग रहा है इसका मतलब वो किसके मंदिर है? भगवान शिव के। इस मंदिर के अंदर जो भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है वो मूर्ति, उस मूर्ति के अंदर भगवान शिव समाधि अवस्था के अंदर बैठे हैं। इसलिए मंदिर का नाम क्या पड़ा? समिधेश्वर मंदिर। जिसका निर्माण किसने करवाया था? मालवा के राजा भोज परमार ने। और मोकल इस निर्माण का क्या करवाता है? पुनर्निर्माण, रीबिल्ट। तो आप पहला पॉइंट लिखो। इसने चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। पहले इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था। हाँ, तथा इसका निर्माण मालवा के भोज परमार ने करवाया था। ठीक है, दूसरा अगला फैक्ट लिखो। इसने चित्तौड़ के अंदर एक भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था, द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश कर दो या फिर द्वारिका नाथ कर दो। और इस मंदिर के साथ में इसने एक तालाब का और निर्माण करवाया था। तो आप लिख लो ब्री द्वारिकाधीश मंदिर तथा तालाब। और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के। अब देखो, जब मैंने आपको पप्पा रावल पढ़ाया था तब पढ़ाया था कि इसने नागदा के अंदर एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था। उस एकलिंग जी मंदिर के चारों तरफ चार दीवारी का जो निर्माण करवाता है वो करवाता है आपका राणा मोकल। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसने एकलिंग जी मंदिर का परकोटा बनवाया। तो आप लिखो, इसने एकलिंग जी मंदिर का परकोटा बनवाया। अब देखो, इसका एक भाई था जिसका नाम था बाघ सिंह। उसकी मृत्यु हो जाती है तब ये उसकी याद
उसकी याद के अंदर एक तालाब का निर्माण करवाता है, बाघेला तालाब। कौन सा? बाघेला तालाब, उदयपुर के अंदर। कहां पर? उदयपुर के अंदर। इसकी एक रानी थी जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसने पंडितों से पूछा कि भाई रानी की मृत्यु हो गई तो अब रानी की आत्मा की शांति के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो पंडितों ने कहा कुछ आप दान पुण्य का काम कर दीजिए। तो किसी प्यासे को पानी पिलाने से अच्छा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। तो यह यहाँ पर अपने एक बावड़ी का निर्माण करवाता है उदयपुर के अंदर, श्रृंगी ऋषि बावड़ी। किसकी याद में? अपनी रानी की याद में। यह तो समझ आती है कि सर बावड़ी तो हाँ चलो पानी का कुछ टांका वगैरह बना दिया होगा, श्रृंगी ऋषि क्या है? तो आप सबको पता है कि भगवान राम और 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। इनकी एक बहन और थी जिसका नाम था शांता, और शांता की शादी जिसके साथ में हो रखी थी वो थे आपके श्रृंगी ऋषि। इसका मतलब श्रृंगी ऋषि भगवान राम के जीजोसा है, यानी भगवान राम की बहन की शादी किसके साथ में हो रखी थी? श्रृंगी ऋषि के साथ में। ये श्रृंगी ऋषि अपने उदयपुर साइड के अंदर कहीं पर तपस्या करते हैं। कालांतर के अंदर मोकल वहां पर बावड़ी का निर्माण करवा देता है, इसलिए बावड़ी का निर्माण बड़ा नाम पड़ा श्रृंगी ऋषि बावड़ी। अब मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी कुछ भी निर्माण करवाते तो वहां पर लगवाते अभिलेख। तो आप नोट डाल के हेडिंग डाल लीजिए श्रृंगी ऋषि अभिलेख। इस बावड़ी के बाहर लगा हुआ है, तो श्रृंगी ऋषि तो जगह का नाम है, और अभिलेख। और आजकल आरपीसी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको यूं अभिलेख वगैरह काफी डीप के अंदर याद होने चाहिए। तो आप देखो ये अभिलेख क्या क्या कुछ जानकारियां देता है, क्या कुछ इसकी जानकारी है। तो पहली बात तो कि ये अभिलेख 1428 का है। कब का है? 1428 का। टाइम पूछ ले तो 1428 है, राजा पूछ ले तो मोकल के काल का है। दूसरे इसके रचयिता पूछ लिए जाते हैं, पूछे नहीं गए पर लगभग पूछा जा सकता है। तो इसके जो रचयिता है वो है वाणी विलास योगेश्वर। और आपको ये जानकारियां किसी भी नोट्स के अंदर नहीं मिलेगी। आप जितने मार्केट के अंदर आपके राजस्थान हिस्ट्री के नोट्स आ रहे हैं, बुकें आ रही है, आप उसके अंदर देख लीजिएगा, ज्यादातर तो आपके श्रृंगी ऋषि अभिलेख के बारे में मेंशन ही नहीं किया गया है। और कहीं पे मेंशन किया गया है तो आपकी इतनी जानकारियां नहीं मिलती, उससे केवल आपके एक ही जानकारी मिलती है कि इस अभिलेख से हमीर से लेकर के मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारियां मिलती है। दूसरी इस भाषा, इस अभिलेख की भाषा पूछ ली जाती है। तो ये अभिलेख जो है ये संस्कृत भाषा के अंदर है। अब बात आती है कि ये क्या क्या जानकारियां देता है। भाई अभिलेख मैंने आपको बताया खूब सारी जानकारियां देता है, तो क्या क्या जानकारियां देता है? सबसे पहली बात तो कि ये हमीर से लेकर के मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देता है। मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी। दूसरी ये मोकल के तुलादान पद्धति की जानकारी देता है, और कहता है कि मोकल ने 25 प्रकार के तुलादान किए थे। तो आप लिख लो मोकल के 25 तुलादानों की जानकारी। तुलादान जो होता है वो अपने वजन के बराबर किसी वस्तु का दान करना होता है। मानो मेरा वजन है 60 kg, तो मैंने अपने वजन के बराबर किसी चीज को तोला और उसको वापस क्या कर दिया? गरीबों के अंदर या किसी के अंदर बांट दिया। मैं चाहे सोना बांट सकता हूँ, मैं चांदी बांट सकता हूँ, मैं कपड़े बांट सकता हूँ, मैं अनाज बांट सकता हूँ। कोई भी चीज मेरे वजन के बराबर बांटी जाती है उसको कहा जाता है तुला दान, यानी दान की जाती है। तो ये कितने प्रकार के तुलादानों की जानकारी देता है? 25 तुलादानों की जो है वो आपके जानकारी देता है कि मोकल ने जो है वो आपके 25 तुलादान किए थे। तो ये हो गया भाई आपका श्रृंगी ऋषि कंप्लीट अभिलेख।
उसके साथ साथ में आपके राणा मोकल कंप्लीट। इसलिए आपको जो आजकल आरपीसी ट्रेंड पूछ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको अभिलेखों के बारे में दो दो तीन तीन चीजें हर एक अभिलेख के बारे में पता होनी चाहिए। तो आपको जो ये अभिलेख के बारे में जानकारी है, आप मार्केट में किसी भी नोट्स को उठा लेना, किसी भी बुक को उठा लेना, आपको यदि ये जानकारी मिल जाए तो आप मुझे कह देना, ठीक है। और एक और चीज, इसके उत्कीर्णक भी लिख लो ना। तो इसके जो उत्कीर्णक थे वो एक फन्ना नाम के व्यक्ति थे। ये भी फैक्ट अभी मैं भूल जाता, आप लिख लो, क्योंकि ज्यादातर मिलता नहीं है तो फिर कुछ चीजें स्लिप हो जाती है दिमाग से। तो आप इसके लिख लो कि उत्कीर्ण कौन है, फन्ना। तो ये यहाँ पर आपका जो है वो श्रृंगी ऋषि अभिलेख क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो एक बार वापस मोकल का रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो कल करेंगे। तो मोकल का शासनकाल कब से कब तक है, 1421 से 33। पिता का नाम राणा लाखा, माता हंसाबाई संरक्षक चुंडा। और चुंडा जो है वो हंसाबाई के अविश्वास के कारण कहाँ चला गया था, मालवा के राजा होशंग शाह के पास में चला गया था। फिर इसका वापस संरक्षक जो बनाया गया था वो बनाया गया था रणमल को, जो कि क्या था, हंसाबाई का भाई था। फिर हमने देखा रामपुरा का युद्ध कब होता है, 1428 के अंदर। किस किस के बीच में होता है, मोकल वर्सेस फिरोज खान। फिरोज खान कहाँ का राजा था, नागौर का। परिणाम क्या निकलता है, मोकल की विजय होती है। फिर हमने देखा कि 1433 के अंदर गुजरात के राजा अहमद शाह ने कहां पर आक्रमण किया था, मेवाड़ पर। और इस समय चाचा मेरा और महपा पवार ने झीलवाड़ा नामक स्थान पर क्या कर दी थी, मोकल की हत्या कर दी थी। अंततः मोकल की रानी थी जिसका नाम था कमलावती, वो अहमद शाह का सामना करती है, वह उन्हें क्या कर देती है, हरा देती है। फिर हमने मोकल की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ी। सबसे पहला ही पहला कि इसने चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। पहले इसे क्या कहा जाता था, त्रिभुवन नारायण मंदिर। और इसका निर्माण किसने करवाया था, मालवा के राजा भोज परमार ने। दूसरा, इसने भगवान विष्णु का एक मंदिर बनवाया था, द्वारिकाधीश मंदिर व तालाब, कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। तीसरा, इसने एकलिंग जी मंदिर का क्या बनवाया था, परकोटा बनवाया था। चौथा, इसने अपने भाई बाघ सिंह की याद में बागेला तालाब का निर्माण करवाया था, कहां पर, उदयपुर के अंदर। फिर इसने अपनी रानी की आत्मा की शांति के लिए एक बावड़ी का निर्माण करवाया था उदयपुर के अंदर, श्रृंगी ऋषि बावड़ी। और इस बावड़ी के बाहर एक अभिलेख लगा हुआ है जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि अभिलेख। कब का है, 1428 का है। रचयिता कौन है इसके, वाणी विलास योगेश्वर। उत्कीर्ण कौन है इसके, फन्ना नाम का व्यक्ति। और इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत। ये कहां से कहां तक की जानकारी देता है, हमीर से लेकर के मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देता है। दूसरी, ये मोकल के 25 तुलादानों की क्या देता है, जानकारी देता है। तो ये हो गया आपका श्रृंगी ऋषि अभिलेख कंप्लीट, और इसी के साथ में राणा मोकल भी कंप्लीट। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद, गुड नाइट।